बच्चों गुड मॉर्निंग। तो हम पढ़ रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको आयनाइजेशन इंथैल्पी के नाम से बोलते हैं। हम देखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। फैक्टर ऑन विच आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स, अब जो मर्जी लिख सकते हो, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, ये आपने बताना है। मैं आपसे इसके सवाल पूछूंगा, लिखूंगा मैं, जवाब आपने देने, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर है बच्चे न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज देखना ये होता है कि कितने बच्चे कितने अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आप बताओ बच्चे, न्यूक्लियर चार्ज आपको क्या लगता है? दो एटम हैं, एक में न्यूक्लियर चार्ज कम है, दूसरे में न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो किसका इलेक्ट्रॉन छुड़ाने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। क्यों बोला? बैठो, स्टेबल नहीं बच्चे, स्टेबल नहीं, बैठो। ये देखो दो एटम हैं, मान लो इसमें भी दो शेल हैं, इसमें भी दो ही शेल हैं। देखो भाई, इसमें भी दो ही शेल हैं, इसमें भी दो ही शेल हैं। मान लो ये बोरान है, ये कार्बन है। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। इसमें प्रोटॉन 5 हैं, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? पॉजिटिव चार्ज, जिसमें 5 है इसमें 6 हैं। शेल दो ही हैं। आपने पढ़ा भी है, जब पीरियड में जाते हैं तो साइज क्या होता जाता है। साइज की बात बाद में करते हैं, वो हम आगे करेंगे, पहले सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज की। तो क्या लगता है आपको? इलेक्ट्रॉन बैठा है जहाँ, इलेक्ट्रॉन बैठा है यहाँ, मान लो डिस्टेंस भी सेम है, डिस्टेंस की हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो किसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, किसका मुश्किल से? बोलो लता, किसका मुश्किल से निकलेगा? किसका? जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। और इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इसकी इस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन क्या होगी? ज़्यादा होगी। और ठीक है, इसका लिखो फिर, इसको समझाया। इट मीन आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। मोर इज द न्यूक्लियर चार्ज, मोर इज द आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। समझाया बच्चे। सेकंड पॉइंट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस लिख सकते हैं, जहाँ एटॉमिक साइज लिखेंगे। अब हम रेडियस नहीं, अब सीधा साइज लिखेंगे, ठीक है। आप बताओगे, ये दो एटम हैं बच्चे, एक में इसमें दो शेल हैं, इसमें 3 शेल हैं। सुनो, इसमें 2 शेल हैं, इसमें कितने शेल हैं? 3। न्यूक्लियर चार्ज मान लो, हमें नहीं पता कितना न्यूक्लियर चार्ज है, जब बराबर है जो भी है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? सिर्फ साइज की। हमें पता है आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसका भी इलेक्ट्रॉन निकालना है। साइज क्या है? ये इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये इतनी दूरी पे है न्यूक्लियस से, ये कितनी दूरी पे है? जो दूर होगा उसको निकालना आसान है, जो पास वाला निकालना आसान है? अभी बोल रही पास वाला। ये न्यूक्लियस क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट। क्यों करता है? क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव वाला है, इलेक्ट्रॉन क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होती है नहीं? तो जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उसको निकालना उतना क्या होगा? और मुश्किल होगा यार। जितनी पक्की दोस्ती होगी उसको तोड़ना मुश्किल होगा, जितनी थोड़ी कच्ची दोस्ती होगी आसानी से टूट जाएगी। तो इनकी इसकी और इसकी दोस्ती पक्की है या इसकी ज़्यादा स्ट्रांग? किसकी है? कुछ जो देखो, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना क्लोज होगा, जितना पास होगा, उसकी अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी, उसको छुड़ाने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा फैक्टर हो गया, अगर साइज ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। लिखो इसको, लार्ज द साइज ऑफ एटम, लार्ज द साइज ऑफ एटम लेसर इज द आयनाइजेशन एनर्जी। लार्ज द साइज ऑफ एटम लेसर इज द आयनाइजेशन एनर्जी। द इट मीन ऐसे लिख लो, इट मीन आयनाइजेशन एनर्जी, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। तीसरा फैक्टर है स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है बच्चे? स्क्रीनिंग इफेक्ट ये देखो, इसमें 2 शेल हैं, इसमें कितने शेल हैं बच्चे? 3 शेल हैं, ठीक है।
मान लो न्यूक्लियर चार्ज सेम है, ऐसा होता तो नहीं, मान लो न्यूक्लियर चार्ज दोनों का क्या है, सेम है, तो आपको क्या लग रहा है कि कहाँ न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉन हमने जे वाला निकालना है, इलेक्ट्रॉन जे वाला निकालना है, आपको क्या लग रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है उसको, उसके लिए रुकावटें कहाँ ज़्यादा हैं, स्क्रीन होता है रुकावटें, कहाँ ज़्यादा रुकावटें, इसमें जे भी रोक रहा है, जे भी रोक रहा है, बड़ा थोड़ा सा न्यूक्लियर चार्ज जहाँ पहुँचेगा अट्रैक्शन कम, लेकिन जहाँ क्या है, जहाँ रुकावटें कम हैं और जहाँ न्यूक्लियर चार्ज क्या पहुँचेगा, ज़्यादा पहुँचेगा, किसको एनर्जी ज़्यादा लगेगी, किसको, इट मीन स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितनी रुकावटें ज़्यादा होंगी, न्यूक्लियर चार्ज जहाँ रोक दिया, बड़ा थोड़ा सा न्यूक्लियर चार्ज इसके पास पहुँचा है, ये तो आसानी से निकल जाएगा, इसकी अट्रैक्शन कम है, इसके साथ इसकी अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है। तो आपने यही नोट करना है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी, बस इतना लिख लो, बाकी आप लिख सकते हो, ठीक है, आप लिख सकते हो कि आयनाइजेशन स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है, लिख सकते हो नहीं। और लास्ट वाला फैक्टर देखो, वो है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, ये सुनो, 1 मिनट में समझा दूंगा। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, सुनिए, इस पे चलते हैं, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले भाई, तीसरे वाले शेल से, दूसरे वाले तो छोड़ेगा नहीं, ये अनकम्प्लीट है, इसमें 3s भी होता है, 3p भी होता है, 3d भी होता है और 3f तो होता नहीं, 4f होता है, ठीक है। आपको क्या लगता है sp_d में से कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा क्लोज है, पहले क्या आता है, s आता है, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, p आता है, उसके बाद क्या आता है, d आता है। एक ही सबशेल से अगर sp_d या f के इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, एक ही शेल के सबशेल हैं, ये क्या है, एक ही शेल के सबशेल हैं, उसमें क्या होता है, s जो होता है वो ज़्यादा क्लोज होता है एज कम्पेयर टू p, ठीक है, d उससे कम होता है, तो किसका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, s का, तो s को एनर्जी ज़्यादा लगेगी, p को उससे कम लगेगी, d को उससे कम लगेगी, f को उससे कम, ये है पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ सबशेल जो है वो इसमें होता है, ऐसे में, ठीक है, तो आप कह सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन तब अप्लाई होगी जब आप एक ही सबशेल 3s के और 3p के निकालने हैं, तो किसको कम ज़्यादा एनर्जी लगेगी, 3s को, ठीक है। जब 3s और 2p का निकालना है फिर हम इसको कंपेयर नहीं करते, क्लियर। तो हम कर रहे थे बच्चे फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स, आयनाइजेशन एनर्जी किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, याद है। पहला फैक्टर क्या था, पहला फैक्टर था न्यूक्लियर चार्ज। हमने क्या देखा, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा जिस एटम का, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि एक पॉइंट अपने दिमाग में आपने रखना है कि इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतना उसको छुड़ाना क्या होगा, मुश्किल होगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, जितनी कम अट्रैक्शन होगी उतनी कम एनर्जी लगेगी, बस कंसेप्ट ये है, समझाया। जितनी पक्की दोस्ती है उसको तोड़ना उतना मुश्किल है, ठीक है, जितनी कच्ची दोस्ती है आसानी से तोड़ देंगे, है ना। तो सुनो, तो हमने पहला फैक्टर पढ़ा कि न्यूक्लियर चार्ज और आयनाइजेशन एनर्जी का आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या लगने वाली है, ज़्यादा लगने वाली। दूसरा फैक्टर आपने पढ़ा, क्या पढ़ा था बोलो, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में आपने देखा कि एटॉमिक साइज अगर बड़ा है तो जो इलेक्ट्रॉन हमने निकालना है लास्ट वाले शेल का, वो न्यूक्लियस से क्या हो गया, दूर हो गया, पास दूर हो गया है, और उसको निकालना क्या हो गया है, आसान, मुश्किल नहीं बचे, आसान हो गया। तो एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, एक दूसरे के रिवर्स है। अगर एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एटॉमिक साइज देखो, ये 2 एटम है भाई, कल भी आपको समझाया था, एक जे एटम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये जहाँ पड़ा है, ये जहाँ पड़ा है। आपको क्या लगता है बच्चे, किस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन ज़्यादा है न्यूक्लियस से, इसकी या इससे, इसकी ज़्यादा है, इसको निकालना मुश्किल है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये दूर है, ठीक है, न्यूक्लियस इसको कम खींच रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव वाला होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव वाले होते हैं। ये आसानी से निकल जाएगा, आसानी से मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी एक दूसरे के रिवर्स हैं,
ठीक है। तीसरा फैक्टर कौन सा पड़ा? स्क्रीनिंग इफेक्ट, SCREENING, स्क्रीनिंग, और शील्डिंग, SHIELDING, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट ये आपको पता है सबको कि जैसे जैसे शेल बढ़ते जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज वाला है, शेल क्या होते हैं और नेगेटिव वाले होते हैं, तो शेल जो हैं वो न्यूक्लियस को क्या करते हैं, और शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस को क्या करते हैं, रोकते हैं। क्योंकि नेगेटिव है ना, वो पॉजिटिव है, वो कहेगा कि यार हमें न्यूट्रल करके जा, या हमारे हिस्से का चार्ज दे के जा, रोकते हैं। मीन इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियर चार्ज को रोकते हैं, उसी को बोलते हैं शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। जैसे बल्ब की लाइट आ रही है, मैं इसके आगे कवर कर देता हूँ तो लाइट क्या हो गई, स्क्रीन हो गई, रुक गई। एक और लगाता हूँ कवर उस पर, और स्क्रीन हो गई। तो जितने शेल हमने पढ़ा, जितने शेल बढ़ते जाएंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से क्या होगा बच्चे, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे कम पहुंचेगा, ज़्यादा पहुंचेगा, कम पहुंचेगा। जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, जितने इनर शेल ज़्यादा होंगे, इसमें इनर शेल एक ही है, इसमें इनर शेल दो हैं, तो नेचुरली जहाँ न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रुका है, ज़्यादा स्क्रीन हुआ है, और इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज कम पहुंचेगा, इसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियर से क्या होगी, कम होगी, आसानी से निकल जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। ठीक है, तो मोर इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट, मोर इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेसर इज द आयनाइजेशन एनर्जी। ये भी इन्वर्स हो गए जहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे फैक्टर जो हमने पढ़ा वो क्या था बच्चे, पेनिट्रेशन इफेक्ट, PENETRA, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, दोबारा सुन लें, कल हमने जल्दी में किया था ये। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, ये लगता है एक ही शेल के ऑर्बिटल, जैसे पहला शेल है इसमें 1s होता है, इसमें पेनिट्रेशन लगता है नहीं। दूसरे वाले शेल में दो सब शेल होती हैं, कौन कौन से, 2s और 2p। तो ये कहता है ये लगेगा एक ही शेल के सब शेल। अगर आपने इलेक्ट्रॉन s से निकालना है या p से निकालना है, तो ये कहता है s का इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से ज़्यादा क्लोज होता है, p का थोड़ा दूर होता है, थोड़ा फर्क होता है, ज़्यादा नहीं। मीन अगर 2s का या 2p का निकालना है तो बच्चे किसको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, 2p को। किसकी अट्रैक्शन ज़्यादा है न्यूक्लियस से, 2s की अट्रैक्शन ज़्यादा है न्यूक्लियस से, वो पास है, उसको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी क्या होगी, कम होगी। मोर पेनिट्रेट होता है, जैसे पिन कोई ली, वो हमने चुबा दी, किसी पेपर में पिन लोहे में पिन नहीं जाती है ना, पेनिट्रेट नहीं होती है, कागज होगा तो पिन अंदर चली जाएगी, यही पेनिट्रेशन पास। ठीक है, तो s इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पेनिट्रेट होते हैं, p क्या होते हैं, दूर होते हैं। इट मीन जितनी पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी सब शेल की, उतनी एनर्जी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। जहाँ ऐसे मान लो ये तीसरा शेल है, ये चौथा है, चौथे में 4 होते हैं, 4s, 4p, 4d, 4f, बैठो बच्चे। तो हम कहेंगे एक ही शेल के जो सब शेल हैं उन्हीं में देखा जाता है। ये नहीं आप कहेंगे कि जहाँ जी हमने निकालना है जी, ये निकालना है 2p और ये निकालना 4s, ये निकालना 2p, ये निकालना 4s, कौन ज़्यादा पेनिट्रेट है, जहाँ तो 2p ज़्यादा पेनिट्रेट है, ये तो पास है ना। पेनिट्रेशन इफेक्ट सिर्फ इसमें देखा जाता है, एक ही शेल के सब शेल। 4s निकालना है, 4p या 4f निकालना है, 4p या 4f, कौन ज़्यादा पेनिट्रेट है, 4p को ज़्यादा एनर्जी लगेगी, 4f को क्या लगेगी, कम लगेगी। तो मोर इज द पेनिट्रेशन इफेक्ट, s का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होता है। हमने यही बताया था कि एक ही सब शेल के जो शेल होते हैं, एक ही शेल के जो सब शेल होते हैं उसमें s का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होता है, p का कम, d का कम और f का उससे कम। और पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर, समझा गया। और लास्ट में एक फैक्टर रह गया था, इस कारण मेरे को रिपीट करना पड़ा, वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, अब देखो अकेले के लिए फैक्टर नहीं लगते, जब हम करेंगे तो कई में 2 फैक्टर लगेंगे, कई में 3 लगेंगे, कईयों में हो सकता है सारे लग जाएं। ठीक है, कईयों में सिर्फ एक ही लगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की। देखिए बच्चे, नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चे, ऑक्सीजन का कितना है, 8।
नाइट्रोजन में कितने शेल हैं आपको पता है? 2 शेल हैं, ये 1 शेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये 2 शेल हो गए। ऑक्सीजन में भी कितने शेल हैं? 2 ही हैं, और 1s2 2s2 2p पे ख़त्म हो जाता है। ये 2p3 है, ये 2p क्या है? 4 है, यही है ना? 2p 4 है ना, बोलो। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन जो है ये भी 2p से निकालना है, इसका इलेक्ट्रॉन भी 2p से निकालना है। इसका न्यूक्लियर चार्ज 7 है, इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या है? 8 है। ठीक है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p3। इसकी क्या है? 1s2 2s2 2p4। नाइट्रोजन की 2p, नाइट्रोजन में 2p क्या है? इसमें 2p क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। p में कितने सब शेल होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं? p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? पीछे पढ़ा है। s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। p में कितने होते हैं? d में कितने होते हैं? f में कितने होते हैं? तभी तो 2 6 10 और 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, है ना? तो p3 है, ये देखिए बच्चे, p3 है। जहां p क्या है? ऑक्सीजन में p क्या है? 4 है। ऑक्सीजन में p क्या है? 4 है। हालांकि इसका साइज छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है, एनर्जी इसको ज़्यादा लगनी चाहिए, लेकिन गड़बड़ हो गई। क्यों हुआ? इसका इलेक्ट्रॉन जो निकालना आपने पहले वाला, वो कहाँ से निकालना है? कहाँ से निकालना है? ये निकालना है, ये निकालना है। 4th वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो कौन सा निकालना है? वो जे निकालना है। इनमें से कोई भी निकालना है। हमने आपको बताया था एक पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, याद है? कॉपर और क्रोमियम के केस में आपने देखा था, ये इलेक्ट्रॉन उधर से उधर चला जाता था, क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को क्या करने के लिए? स्टेबल करने के लिए। अगर आप नोबल गैस को देखोगे, किसी भी नोबल गैस को देखोगे, उसमें हमेशा क्या होगा? P6 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 होता है या नहीं? कोई भी नोबल गैस ले लो, उसमें हर में P क्या होता है? 6 होता है। P6 होता है कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमने कहा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो कंप्लीट होती हैं, जो हाफ फील्ड होती हैं, वो क्या होती हैं? ज़्यादा स्टेबल होती हैं, ज़्यादा स्टेबल होती हैं। जो ज़्यादा स्टेबल होगी वो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगी भाई, समझाई? ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? हाफ फील्ड है। इसमें P हाफ फील्ड है, इसमें हाफ फील्ड से A क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, ये भी नाइट्रोजन सोच रही है कि अगर जे वाला इलेक्ट्रॉन चले जाए तो मैं थोड़ा क्या हो जाती हूँ? स्टेबल हो जाती हूँ। इस कारण ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से छोड़ देगी। समझाया आपको? समझाया या नहीं? सिर्फ इतना ही पॉइंट है। वहाँ दोनों फैक्टर फेल हो गए। कौन सा? न्यूक्लियर चार्ज वाला भी, एटॉमिक साइज वाला भी। ये इस फैक्टर का असर ज़्यादा हो गया। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन हमने जो छुड़ाना है वो स्टेबल है, जहाँ इलेक्ट्रॉन स्टेबल इतना स्टेबल नहीं है। इट मीन ऑक्सीजन आसानी से छोड़ देगी, नाइट्रोजन क्या छोड़ेगी? मुश्किल से छोड़ेगी, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। समझाइए, बोलो। ठीक है, हाँ। उसके बाद देखो, ये हो गया फर्स्ट आयनेशन एनर्जी की बात। फर्स्ट आयनेशन एनर्जी की बात, सेकंड आयनेशन एनर्जी की बात करते हैं। सेकंड आयनेशन एनर्जी की बात देखना। अब क्या हुआ? अब नाइट्रोजन ऐसे हो गई बच्चे, ऑक्सीजन क्या हो गई? ऑक्सीजन स्टेबल हो गई। देखो, ऑक्सीजन स्टेबल हो गई। अब कौन नहीं छोड़ेगा? अब ऑक्सीजन नहीं छोड़ेगी। अब 3 फैक्टर लगेंगे ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन का छोटा साइज, ऑक्सीजन का ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज, और ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी। ठीक है, अब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन की मच हायर देन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन से होगी। ठीक है, ये पॉइंट आपने नोट करने हैं, ये हम चलेंगे। हाँ, फर्स्ट में सॉरी, ये गलती लिख दिया। फर्स्ट में नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी। फर्स्ट में किसकी होगी? ये हमने समझाना आपको पीरियड में जब जाएंगे, लेकिन आप याद रखें, जहाँ ये लास्ट पॉइंट ये है कि मोर स्टेबल इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मोर इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, एंड मोर इज द आयनाइजेशन एनर्जी। लिख लो।